दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं आपके आने वाले पेपर जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट और वीडियो का होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जिसके पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सारे एक एक चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर में, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से या ज्वालामुखी के विस्फोट से। देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है, इसी को हम बिग बैंग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस सिद्धांत से? बिग बैंग सिद्धांत के नाम से इसी सिद्धांत को जाना जाता है। आज जो बिग बैंग सिद्धांत संबंधित है, उससे हमें पता चलता है कि आकाशगंगा, सौरमंडल, ब्रह्मांड इत्यादि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं कि क्या है महाविस्फोटक सिद्धांत। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो दिए थे उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेयर। ये नाम आप याद रखिएगा, नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय थे, इन्होंने 1894 से 96 के बीच में इस सिद्धांत को दिया था और उन्होंने बताया था क्या कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था एक छोटे से बिंदु में क्या था, केंद्रित था, जिसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है। उसी में क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें महा एक विस्फोट होता है, जिस विस्फोट को बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और उसी विस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो उसी सिद्धांत को बोला गया बिग बैंग सिद्धांत या फिर महाविस्फोटक सिद्धांत। तो समझ में आया? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप महाविस्फोटक सिद्धांत कहिए या फिर बिग बैंग सिद्धांत कहिए, दोनों की बात एक ही है। तो बिग बैंग सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है आपके ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्या था कि एक केंद्र बिंदु था, उसी में महाविस्फोट होता है, उसी महाविस्फोट की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ब्रह्मांडीय पदार्थों की उत्पत्ति होती है और वहीं से ब्रह्मांड का निर्माण माना जाता है। ये घटना कब हुई थी? लगभग 15 अरब वर्ष पहले। बिग बैंग सिद्धांत जो है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बिग बैंग सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो नाम क्या था? एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेयर। तो जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था। तो आप नाम जरूर याद रखिएगा। क्लियर? और एक नाम और है, क्वेश्चन एक और यहाँ से और पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे? जॉर्ज लेमेंटेयर थे। लेकिन किस वैज्ञानिक ने या किस भूगोलवेत्ता ने बाद में इनके सिद्धांत को अपना मत प्रस्तुत किया था? तो वह थे रॉबर्ट वैगनर। रॉबर्ट वैगनर महोदय ने 1967 में इसी सिद्धांत की और ज़्यादा व्याख्या की और इस सिद्धांत को अपना समर्थन प्रदान किया। तो दोनों नाम याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेंटेयर ने सिद्धांत को दिया, लेकिन 1967 में रॉबर्ट वैगनर महोदय ने इस सिद्धांत पे अपना समर्थन भी प्रदान कर दिया, जिससे क्या हुआ कि यह सिद्धांत और ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया। अगला क्वेश्चन है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो पहला तो यह है कि आकाशगंगा होता क्या है, तब तो हम बताएंगे। तो ऑप्शन है क्या? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में और गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो जो क्वेश्चन है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो हम पहले ये देखते हैं कि आकाशगंगा होता क्या है। तो अगर हम आकाशगंगा की बात करें तो आकाशगंगा क्या होता है? तारों के जो सम्मिलित समूह होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते असंख्य तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है। तो पूछा गया है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई, यानी कि हमारी अपने की बात की गई है, जो कि जहाँ पे हमारा अपना देश है, हमारा अपना सोलर सिस्टम है, उस आकाशगंगा के बीच की बात की गई है। तो हम आकाशगंगा के अगर आकार की हम बात करें, जो ये गैलेक्सियाँ हैं, तो गैलेक्सी के अगर आकार की हम बात करें तो गैलेक्सी की कई प्रकार की आकृति है। जैसे कुछ गैलेक्सी अंडाकार है, तो कुछ गैलेक्सी सर्पिलाकार है, तो कुछ अनियमित आकार के अर्थात इरेगुलर है। तो अर्थात गैलेक्सी के कई सारे रूप देखने को मिले, लेकिन जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम आकाशगंगा कह रहे हैं, इसका जो आकार है वह है आपका सर्पिलाकार।
ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। यानी कि जो हमारी आकाशगंगा है, जिस आकाशगंगा का ही हमारा सोलर सिस्टम एक भाग है, एक पृथ्वी जिसका पार्ट है, उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो देखिए, पहले तो ये था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, फिर पता चला कि नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, बल्कि यह तो हमारी जो गैलेक्सी हमारी है उसके केंद्र में है। लेकिन फिर पता चला कि हमारे गैलेक्सी के केंद्र में भी नहीं, बल्कि यह क्या है, गैलेक्सी के एक किनारे स्थित है। तो गैलेक्सी के एक किनारे लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर खड़ी है, और वहाँ से जितने भी तारे होते हैं गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है, आप याद रखना। तो जो गैलेक्सी का केंद्र जो बल्ज है, सभी तारे, गैलेक्सी के अंदर के सभी तारे उस केंद्र की परिक्रमा करते हैं। वैसे ही सूर्य भी क्या करता है, इस केंद्र की परिक्रमा करता है, और सूर्य को एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग जो समय लगता है वो लगता है 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तो यही पूछा गया है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तारे का रंग सूचक है, अर्थात जो तारों का कलर होता है, आप देखते हैं कि हर एक तारे का कलर होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये पूछा कि तारों का जो रंग होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या फिर उसके ताप का। तो आप जाकर देखिएगा, जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उसमें मैंने एक डाला है, तारों के जन्म और मृत्यु की एक वीडियो मैंने डाला, अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ऐसे अगर तारों के रंग के सूचक की बात किया जाए तो तारों में कुल 4 कलर होते हैं। तारों की भी जीवन होती है और इनकी भी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो जीवन से लेकर के मृत्यु तक के बीच में इनके जो रंग होते हैं 4 बार बदलते हैं, अर्थात 4 रंग के होते हैं। सबसे पहले जब किसी तारे का जन्म होता है तो उसका कलर जो होता है वो होता है आपका ब्लू कलर का। फिर कुछ टाइम बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। फिर इसका कलर येलो होता है, और फिर लास्ट में इसका कलर रेड होता है। अर्थात ये 4 कलर होते हैं, कौन कौन से, ब्लू, वाइट, येलो और रेड। नीला, सफ़ेद, पीला और लाल, ये 4 कलर होते हैं। तो 4 कलर क्यों इंडिकेट करते हैं, जब किसी तारे का जन्म होता है तो उसके अंदर जो तापमान होती है सर्वाधिक होती है। जैसे आप कोई गैस सिलेंडर जलाते हो तो देखते हो कि गैस जब नया नया जब गैस सिलेंडर लगाते हो बिल्कुल भरा रहता है, उसमें सिलेंडर में गैस बिल्कुल भरा रहता है, तो जो उसका फ्लेम होता है, जो लौ होता है, वो कैसा जलता है, वो नीले कलर का जलता है, राइट। वो नीले कलर का क्योंकि उसमें तापमान, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे समाप्त होने लगता है लास्ट में क्या है, वो रेड कलर का हो जाता है और उसके बाद गैस समाप्त हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, जब तारे का जन्म होता है तो नीले कलर का होता है, और जब तारे की मृत्यु होती है तो लाल कलर का होता है। मृत्यु कब होगी, जब उसके अंदर का ईंधन अर्थात हाइड्रोजन जब समाप्त होने लगेगा। जब हाइड्रोजन समाप्त होगा तो उसका तापमान भी कम होगा, तापमान कम होगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। अर्थात तारे का रंग किसका सूचक है, तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है, ओजोन छिद्र, कृष्णविवर, इंद्रधनुष या धूमकेतु। तब पूछा कि इसमें से कौन सा वो घटना है जो कि तारों के कारण घटित होती है। तो आइए देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि तारों का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। तो जब तारों के जन्म से लेकर मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले उसमें क्या होता है कि उसमें महाविस्फोट होता है। तो उस महाविस्फोट के बाद जो तारे का द्रव्यमान होता है तो उसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग उस तारे की 2 से 3 स्थितियां बदलती हैं। तो उसी में से एक ऐसी स्थिति आती है, आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल का। तो क्या होता है, तारा होता है वो ब्लैक होल में चेंज होने लगता है। अब ब्लैक होल को ही हम क्या कहते हैं, कृष्ण वीवर कहते हैं या फिर कृष्ण छिद्र कहते हैं। तो तारों का कौन सी घटना घटित होगी, तो वो होगी कृष्ण वीवर की घटना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगर कृष्ण छिद्र दिया रहे, कृष्ण वीवर दिया रहे या फिर ब्लैक होल दिया रहे, बात एक ही है।
अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था इसके बारे में देखते हैं। अगर हम इस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि जब तारे की मृत्यु होने वाली रहती है, जब तारा रेड कलर का हो जाता है तो उसमें एक महाविस्फोट होता है जिसको हम सुपरनोवा विस्फोट को के नाम से जानते हैं। और फिर उसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ उसमें चेंजेज होते हैं, 2 से 3 रूप लेते हैं। तो एक भारतीय भौतिकविद थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे 1930 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और बताया था कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान अर्थात सूर्य के द्रव्यमान की सीमा जो है उसी से निश्चित होती है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य की द्रव्यमान से अगर ज़्यादा होता है, कितना 1.44 गुना ज़्यादा होता है तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, तो वो जो तारा होता है वो क्या होता है, पहले पल्सर में चेंज होता है, न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होता है और धीरे धीरे क्या होता है, कृष्ण बीवर या ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। तो यही पूछा कि कृष्ण छिद्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किए थे आपके एस चंद्रशेखर ने। और इसके लिए चंद्रशेखर महोदय को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या फिर ये भी पूछा जाता है 1.44 सौरिक द्रव्यमान का के बारे में किसने बताया था, तो कौन हो जाएगा, एस चंद्रशेखर महोदय हो जाएंगे इसके बारे में। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है। अभी मैंने क्या बताया कि जब तारे का कलर रेड हो जाता है, जब अपने वो मृत्यु की स्टेज में पहुंच जाता है तो इसमें महाविस्फोट होता है और उसी महाविस्फोट को हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा क्या होगा, एक मृत प्राय तारा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो ये मैंने अभी आपको बता रहा हूँ ब्रह्मांड से रिलेटेड मैंने जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें वीडियोज पड़े हुए हैं। आप जा करके यहाँ पे मैं केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे केवल हम क्वेश्चन फॉर्म में देख रहे हैं। तो अगर आप इसका पूरा देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सुपरनोवा क्या है, एक मृतप्राय तारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अरे कौन ऐसा है जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन है पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल और क्वासर। अभी मैंने बताया न्यूट्रॉन तारा, इसी को पल्सर के नाम से भी जानते हैं, तो पल्सर पाया जाता है। ब्रिटल स्टार हो गया, ब्लैक होल, क्वासर। अभी मैंने ब्लैक होल के बारे में भी बताया। लेकिन जो ब्रिटल स्टार है यह एक प्रकार की एक मछली के जैसे दिखने वाली क्या है, ये समुद्री जीव है। तो ब्रिटल, इसके नाम के आगे स्टार तो लगा हुआ है लेकिन ये स्टार नहीं है बल्कि एक मछली की तरह की एक जीव है जो समुद्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ब्रिटल स्टार है वह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता बल्कि, लेकिन पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर ये सारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। आप जब रात्रि के समय आकाश को देखते होंगे, जब आकाश में चंद्रमा अर्थात मून भी ना हो, तो आप देखते होंगे कि आकाश कितना सुंदर दिखता है और तारे एक विशेष प्रकार के कई सारे तारे मिलकर कुछ ना कुछ आकृतियां बनाते हैं। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में कि जो निश्चित आकृति जो तारे बनाते हैं, जो तारों का जो समूह एक आकृति बनाता है, उन समूह को क्या कहा जाता है। तो ताराओं के द्वारा जो बनाई गई समूह है, बनाई गई विशेष आकृति होती है, उस आकृति को नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी है नक्षत्र। तब इसको नक्षत्र कहो या फिर नक्षत्र मंडल कहो, बात एक ही है। तो नक्षत्र मंडल जो है ये आपका आंसर सही है कि तारों के द्वारा बनाई गई विशेष प्रकार की आकृतियों को नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, अर्थात प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, चमकीलापन की, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष जो है दो तारों के बीच के, जैसे मानते कि एक ये स्टार हमारा हो गया, एक ये हो गया, तो जो दो तारों के बीच की मापने की दूरी को हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। तो फिर बात आती है कि प्रकाश वर्ष कितना, तो एक साल में प्रकाश कितनी चलती है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, या फिर कभी कभी ऑप्शन दे देता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर फिर हो जाएगा। तो आप जरूर लास्ट में देखना कि लास्ट में यूनिट क्या दिया हुआ है। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई जो कुल दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है और एक
वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। क्लियर? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ब्रह्मांडीय वर्ष क्या होता है, खगोलीय दूरी क्या होती है, इन सब के बारे में अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप इसको भी जाकर के देख सकते हैं। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अभी मैंने आपको बताया कि तारों के मध्य दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, प्रकाश वर्ष के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, प्रकाश वर्ष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं या फिर संकेत करते हैं वह है सप्तर्षि, मृग, वृश्चिक और वृष। अभी मैंने बताया कि तारे क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार की आकृतियां बनाते हैं जिसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा तारामंडल है जो ध्रुव तारे को इंगित करते हैं। तो इसके बारे में मैं पढ़ाया भी हूँ। आप देखेंगे जब आकाश में जब आसमान का आप निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे 7 तारे मिलकर के कुछ समूह बनाते हैं, एक आकृति का निर्माण करते हैं जिसको हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। और सप्तर्षि के ही जो 2 तारे होते हैं वो ध्रुव तारे को इंडिकेट करते हैं। तो ध्रुव तारे को संकेत करने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है, तो वो है आपका सप्तर्षि नक्षत्र मंडल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं ध्रुव तारे के बारे में। ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो कि हमेशा उत्तर दिशा में एक निश्चित बिंदु पे हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। और प्राचीन समय में लोग इसी की सहायता से दिशा का निर्धारण किया करते थे। यानी कि कोई व्यक्ति रात्रि के समय उसको देखना हो कि कौन सा दिशा किधर है तो देखते थे ध्रुव तारा किधर है। ध्रुव तारा जिधर होगा वो निश्चित है कि वह उत्तर दिशा होगा। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी बताया समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज केवल 13 क्वेश्चन थे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन और बन नहीं पाया जो कि आपके पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आज हमने बात किया यूनिवर्स के बारे में। हमने कल बात करेंगे सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उस क्वेश्चंस के बारे में हम कल लेकर के आएंगे इसमें। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा और आप इसका नोट्स भी बना रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे आसानी से। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जहाँ पर ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका मैं लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्री में आप PDF भी ले सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।